हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आज की क्लास में आपका वेलकम है। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेसन 4, जो कि आरबीएसई पैटर्न के हिसाब से है। यदि एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से बात की जाएगी तो टॉपिक्स तो सारे सेम रहेंगे, बस चैप्टर्स का नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न्स में कुछ टॉपिक बढ़ाकर उन चैप्टर्स को मर्ज कर दिया है। ठीक है, तो यदि आप एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप देखना चाह रहे हैं उसको, तो आपको टॉपिक वाइज इसको मैच करना है, और यदि आरबीएसई पैटर्न के हिसाब से मैच करना चाहते हैं तो पूरा चैप्टर वाइज मैं इसको समझा रही हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे विद्युत धारिता कि इलेक्ट्रिक की सबसे पहले विद्युत धारिता का मतलब होता क्या है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कि किसी भी चीज के अंदर कैपेसिटी की बात की जाएगी यहाँ पर, कि हम देखते हैं ना पावर बैटरीज होती हैं, उनके अंदर हम एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, बाद में जब हमें जरूरत पड़ती है हम उसको उसके अंदर से इंटीग्रेट करते जाते हैं, उसको अलग अलग करते जाते हैं, अपने यूज में हम उसको लेते जाते हैं। तो यहाँ पर हमें यही देखना है कि हमको कैसे उसको इंटीग्रेट करना है, कैसे वो कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं, कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे चालक व विद्युत रोधी। तो इसे लिखने से पहले मैं आपको समझा दूं कि जैसे कि लेसन फर्स्ट में आप पढ़ चुके हैं, चालक क्या होता है। जब किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो की जा सकती है आसानी से तो उसे हम चालक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सोना, चांदी, जितनी भी धातुएं हैं। ठीक है, विद्युत रोधी किसे कहते हैं, जब किसी पदार्थ के अंदर हम धारा प्रवाहित आसानी से नहीं करवा सकते हैं तब हम उसको विद्युत रोधी बोलते हैं। जैसे कि सूखी लकड़ी, हम बोलते हैं ना कि यदि आपको इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी काम करना है तो आप सबसे पहले लकड़ी पर खड़े हो जाइए। उससे क्या होता है कि धरती का और हमारे बीच का जो कनेक्शन है वो खत्म हो जाता है और हमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट नहीं लगता है, जो कि ग्राउंडिंग वायर की वजह से हमें लग सकता है, वो हमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट नहीं लगता है। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए चालक। वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह आसानी से हो जाता है तथा विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, चालक पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, पारा इत्यादि। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको धीरे धीरे चैप्टर के एंड तक आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स का पता लग जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए विद्युत रोधी। वे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन नहीं हो पाता है, विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण लिखिए प्लास्टिक, कांच, रबर, सूखी लकड़ी इत्यादि। ठीक है, इस टॉपिक के बाद हम पढ़ेंगे मुक्त व बद्ध आवेश कि मुक्त और बद्ध आवेश क्या होते हैं। आप समझ गए होंगे, मुक्त मतलब फ्री, बद्ध मतलब बाउंड। तो मुक्त और बद्ध आवेश हम किसे कहते हैं, तो जैसा कि आप वर्ड से पता कर पा रहे हैं, मुक्त आवेश का मतलब ये होता है कि जब हम किसी ऑर्बिट की रचना करते हैं, संरचना बनाते हैं, तो कुछ आवेश इस टाइप से होते हैं। कुछ आवेश अंदर की शेल में बहुत अच्छे से धसे हुए रहते हैं, ठीक है। और कुछ आवेश
बिल्कुल फ्री सेल में रहते हैं, मतलब कि संयोजकता कक्ष में होते हैं। अब फ्रेंड्स, संयोजकता कक्ष क्या होता है? संयोजकता कक्ष एक कक्ष होता है जो कि सबसे बाहर वाली कक्षा को हम बोलते हैं। सबसे बाहर वाली लाइन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे, उस कक्षा को संयोजकता कक्षा हम बोलेंगे। तो जैसे ही नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, इनका अट्रैक्शन कम होता जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये वाली लाइन नाभिक के पास है, ये नाभिक के पास है, तो इसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकलने देगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत दूर है, तो इसका जो आकर्षण है इससे क्या होगा? कम होगा, और ये अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कम एनर्जी की उपस्थिति में ही इनको बाहर निकाल देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, मुक्त आवेश जो बाह्यतम कक्षा में रहते हैं, और बद्ध आवेश जो नाभिक के आकर्षण के प्रभाव में जकड़े हुए रहते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए सबसे पहले मुक्त आवेश। परमाणु की आंतरिक कक्षाओं में स्थित, परमाणु की आंतरिक कक्षाओं में स्थित इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल प्रबल होता है, नाभिक का आकर्षण बल प्रबल होता है, एवं ये इलेक्ट्रॉन जो आपने हेडिंग डाली है ना मुक्त व बद्ध आवेश, तो पूरी हेडिंग डालना है। ऐसा नहीं कि मुक्त आवेश अलग डालो बद्ध आवेश, नहीं, गलती से बोल दिया था मैंने, पूरी हेडिंग साथ में डालनी है आपको। एवं ये इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु से बद्ध अवस्था में होते हैं, अतः इन्हें बद्ध आवेश कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इसके विपरीत धात्विक चालक पदार्थों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल दुर्बल होता है, एवं ये इलेक्ट्रॉन पदार्थ के अंदर स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब हेडिंग डाल दीजिए परावैद्युत पदार्थ एवं ध्रुवण। थर्ड हेडिंग डलेगी परावैद्युत पदार्थ व ध्रुवण। तो पहले हम इसके बारे में लिखेंगे, उसके बाद हम इसकी चर्चा करेंगे कि ये है क्या है। लिखिए, वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते, परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण एबोनाइट, मोम, कागज इत्यादि। तो परावैद्युत पदार्थ के लिए हमने क्या बोला कि ऐसे पदार्थ होते हैं जो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकते, और ना ही करते हैं, ना ही करना चाहते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करते, लेकिन ये कोशिश क्या करते हैं कि विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन कर सके। जैसे किसी को जरूरत है, उस काम को ये कर सके, उसकी सहायता कर सके, उस काम को खुद नहीं करेंगे ये, ठीक है।
तो ये विद्युत धारा को प्रवाहित कभी नहीं करते हैं, लेकिन उसके प्रभाव का प्रदर्शन हमेशा करते हैं। तो देखिए परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए ध्रुवीय परावैद्युत, हेडिंग नहीं अभी पॉइंट्स लिखने हैं। और फिर लिखिए अध्रुवीय परावैद्युत। ये बेटा छोटी छोटी डेफिनेशंस होती हैं जो एक एक नंबर पर होती हैं। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन कभी भी पुटअप नहीं होगा। जब एक यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी या चैप्टर वाइज मैं आपको एक क्लास लूंगी, एक स्पेशल, वो दिसंबर के बाद होगी। इस चैनल से आप लोग जुड़िए रहिएगा, मेरे पर्सनल चैनल फिजिक्स विजन 444 से आप लोग जुड़िए रहिएगा। जो भी इस वीडियो को जिस भी लिंक पर देख रहा है वहां से अपनी नॉलेज को एनहांस करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि लास्ट में जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको डेमो क्लासेस इस टाइप से दूंगी कि आपको उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करवाया जाए जो कि आपके एग्जाम में आने के लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ बच्चों का रहता है ना कि हमें 100% मार्क्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अब 60 to 70% मार्क्स दिलवा दीजिए। तो वो क्लास उन बच्चों के लिए होगी जो ये चाहते हैं कि हमारे किसी भी तरीके से 60 से 70% या 80% नंबर आ सके, ठीक है। लेकिन जिनको 100% चाहिए वो इस क्लास को रेगुलर लें, क्योंकि कुछ आगे की क्लासेस के अंदर मैं उनको एकदम टिपिकल क्वेश्चंस की लिस्ट भी बना के दूंगी कि आप इन क्वेश्चनों को कीजिए, इनको कीजिए, बोल के ही लिखवाऊंगी, पीडीएफ नहीं सेंड कर सकती मैं, ठीक है। ध्रुवीय परावैद्युत के अंदर लिखिए ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश व ऋणावेश के वितरण केंद्र परस्पर संपाती न होकर पृथक पृथक होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। इन पदार्थों के प्रत्येक अणु का स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है तथा प्रत्येक अणु एक विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। देखिए ये इस टाइप से होता है। यदि इसका एग्जाम्पल लिया जाए H2O, तो इसमें आपको बता रखा है कि जो इनके पॉजिटिव सेंटर है और नेगेटिव सेंटर है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होते हैं, वो बिल्कुल अलग होते हैं। वो किस टाइप से, देखिए ये हाइड्रोजन, या फिर आप इसको पहले ऑक्सीजन मानो, यहाँ से ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है। अब O का आप जानते हो -2 होता है, हाइड्रोजन का +1, हाइड्रोजन का +1, तो इसको बैलेंस कर रहा है। एक माइनस प्लस इधर कट हो जाएगा, एक माइनस प्लस इधर कट हो जाएगा। तो इसका नेगेटिव सेंटर, ये इसका पॉजिटिव सेंटर, ये इसका पॉजिटिव सेंटर, ये बिल्कुल कैसे हैं, अलग अलग रखे हुए हैं, ठीक है। वही मैं दूसरा एग्जांपल यदि HCl की बात करूं तो H2 पॉजिटिव सेंटर है और Cl नेगेटिव सेंटर है, ये भी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, अलग अलग है। कब ये है, ये विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में हो रहा है ये सारा काम। तो पहले आप इसके एग्जांपल्स को उतार लीजिए। एग्जांपल्स को उतार लीजिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। किसी ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के अणु बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। इस कारण
पदार्थ का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। देखिए बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इस टाइप से है ये, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं और एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल करते जाते हैं। तो पहले आप इसको बना लीजिए। जबकि पैराग्राफ चेंज करके, जबकि इनको या फिर सॉरी, जबकि पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर, जबकि पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर प्रत्येक अणु द्विध्रुव पर बलाघूर्ण कार्य करता है, जो कि इन्हें विद्युत क्षेत्र के अनुदेश संरेखित करने का प्रयास करता है। इस प्रकार पदार्थ में नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। देखिए बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में देखिए क्या होगा, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में जा रहा है तो सारे संरेखित हो गए। उतार लीजिए। हेडिंग डाल दीजिए अध्रुवीय परावैद्युत। अध्रुवीय परावैद्युत, ठीक है। देखने में तो कोई समस्या नहीं आ रही है। लिखिए वे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेशों व ऋणावेशों का वितरण केंद्र एक ही बिंदु पर होता है, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे H2O2 N2। देखिए H2 अब ये अगल बगल में नहीं रखे हुए, ये इस टाइप से रखे हुए हैं। एक हाथ दूसरे हाथ के बिल्कुल पीछे है, तो जब एक दिखेगा तो आपको दूसरा नहीं दिखेगा। लेकिन वहीं यदि आप इसको विजन को घुमाओगे तो ये आपको एक दूसरे के अगल बगल में दिखेंगे। देखो संपाती है, फिर अगल बगल में दिख रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हो कि एक दूसरे के पीछे रखे हुए हैं, लेकिन यदि आप अपने विजन को घुमाते हो तो ये आपको ऐसा लगेगा अगल बगल में रखे हुए हैं, ये एक दूसरे के संपाती हैं। ओके, तो ये उतार लीजिए आप इसको। लिखिए जब अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में
रखा जाता है तो धनावेश का वितरण केंद्र ऋणावेश के वितरण केंद्र से थोड़ा विस्थापित हो जाता है, जिससे कुछ द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मैं बात करूं तो अनुपस्थिति में इस टाइप से प्लस माइनस एक ही पॉइंट पे रहते हैं, तो ये आपको अलग अलग नहीं दिखते। लेकिन जब उपस्थिति की बात करें तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से विस्थापित हो जाता है और विद्युत आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। तो इसको आप बना लीजिए।